बड़ी सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि ये जो बलूचिस्तान है इसकी तरक्की की तकलीफ किसको है। ये जो लोग हैं ये वाया सैटेलाइट कनेक्टेड हैं और जहाँ जहाँ इन्होंने राब्ते करने होते हैं इनको सैटेलाइट के ज़रिए इनके राब्ते इनके होते हैं, इसलिए ये ट्रेस होना इनका बड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली ये नेटवर्क जो है इसको सपोर्टेड बाय बहुत से शवाहिद हैं और वक्त के साथ साथ वो आती भी रही हैं चीज़ें, मज़ीद आएंगी। इसमें इंडिया और इज़राइल का हाथ है। ये टेक्नोलॉजी उधर से आ रही है, ये टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग उधर से आ रही है। कहाँ से आने हैं तालिब इल्म? 3 ऐसी जमातें हैं जिनके पास नौजवान फॉलोअर्स हैं। नंबर 1 जमात इस्लामी, उसके बाद है जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना फजल रहमान, मदारिस की फोर्स है उसके पास। ये इमरान खान के लिए निकले तो हो सकता है कि कुछ मतलब आपको कोई एक हलचल नजर आएगी। मौलाना साथ देने को तैयार ही नहीं है, तहरीक इंसाफ का बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, न्यूज़ ग्रुप है, उन्होंने एक फैक्ट चेक के नाम से और उसमें कहा जी कि ये वाला जो नोटिफिकेशन था वो भी गलत था, ये नोटिफिकेशन भी गलत था। भाई ये सारे नोटिफिकेशन गलत थे। तो फिर उस दिन यानी कि 31 की रात को अडयाला जेल के बाहर फौज की गाड़ियां क्या कर रही थी? जिस तरह नवाज शरीफ, अगर इतनी बड़ी नून लीग और नवाज शरीफ से गलतियां हो सकती हैं तो मौलाना से क्यों नहीं हो सकती? तो मौलाना ने भी कुछ लूज़ किया है, कुछ ज़्यादा एतमाद कर लिया, कुछ एतबार कर लिया और थोड़ा सुकून से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की तो वो लूज़ कर गए। इत्तफाक है इस बात पे कि जहाँ कहीं हुकूमत को कानून साजी में या आइनी तरमीम में या किसी मामले में इनकी नंबर ऑफ़ वोट्स की ज़रूरत पड़ी और नवाज शरीफ का मैसेज आएगा, ज़रूरी है ये नवाज शरीफ का मैसेज आना ज़रूरी है, तो वो साथ देंगे। नाज़रीन, आज मैं 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा। कुछ लोग मेरे किए हुए और कुछ और भी दावे हैं हमारे ऐसे लोगों के जो अच्छी खबर देते हैं, उन पे तनकीद कर रहे हैं। तो इस पे बात करूंगा कि नंबर 1, मौलाना फजल रहमान राज़ी हुए कि नहीं हुए। बहुत बड़ी बहस चल रही है और उनके बहुत ही करीब, नो डाउट वो बड़े रिलायबल लोग हैं जो उनके करीब हैं, उन्होंने दावा किया है कि मौलाना नहीं माने और फिर क्या होगा ये भी कहा है। तो उस पर फिर मैं बताऊंगा कि माने कि नहीं माने तो अब क्या होगा। दूसरी बात, ये जो तलबा तहरीक 31 अगस्त को रात को आनी थी और उसने वो जो 40 लाख तलबा ने आके इमरान खान को वहाँ से लेके जाना था, उसका क्या हुआ? मैंने पहले बताया था, दरमियान में एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने पता नहीं फैक्ट चेक के नाम पे चीज़ें कुछ ला के तो तरदीद करने की कोशिश की। तो इस पे भी बात करते हैं। और ये कि ये जो दहशतगर्द हैं बलूचिस्तान में, इनके पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है और जो उनकी ट्रेनिंग है वो कौन दे रहा है इनको? तो सबसे पहले तो दहशतगर्दों से शुरू करते हैं। आपने कुछ ट्वीट्स देखी होंगी, कुछ इमेजेस चलते हुए देखे होंगे जिसमें दहशतगर्द जो हैं इन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी मॉडर्न किस्म की उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं और पूरी एक यूनिफॉर्म है। और कुछ लोग देखने से जो इन सारी चीज़ों को जानते हैं वो बताते हैं कि ये जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ये जो जिस तरह इनका गेटअप है, ये बेसिकली इज़राइली फ़ौजी पहनते हैं और जब वो जाके ऑपरेशन करते हैं ऑन ग्राउंड तो इस तरह के उन्होंने पहने होते हैं और नीचे उनके बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं और उनके ये जो गैजेट्स होते हैं उनके बड़े जदीद उनके पास। तो उससे बिल्कुल मतलब करीब करीब ये वाली यूनिफॉर्म है जो आपको बहुत से इमेजेस नज़र आए होंगे। ये इमेजेस बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बताया कि ये कौन यूज़ करता है। अच्छा, आज एक और इमेज चल रहा था, एक और फुटेज चल रही थी जिसमें सैटेलाइट एक टावर जो है वो बना रहा है, बंदा लगा रहा है और उसके साथ वो कनेक्टिविटी कर रहा है। तो मैंने जब ये जिस दिन ये दहशतगर्दी हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि ये जो लोग हैं ये वाया सैटेलाइट कनेक्टेड हैं और जहाँ जहाँ इन्होंने राब्ते करने होते हैं इनको सैटेलाइट के ज़रिए इनके राब्ते इनके होते हैं, इसलिए ये ट्रेस होना इनका बड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्यों, कैसे है, ये नेटवर्क क्या है? बेसिकली ये नेटवर्क जो है इसको सपोर्टेड बाय, मतलब अब ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है,
बहुत से शवाहिद हैं और वक्त के साथ साथ वो आती भी रही हैं, चीज़ें मज़ीद आएंगी। जो मैंने एक बताया इनकी वर्दी और ये जो सैटेलाइट है, तो जाहिर है कि ये कौन दे सकता है, ये ट्रेनिंग कौन दे सकता है, इसकी ये टेक्नोलॉजी कौन दे सकता है, और फिर ये कि कनेक्टिविटी कहाँ करनी होती है, इतनी ऐसी कनेक्टिविटी जो आपको वाया सैटेलाइट करनी है। तो ये शवाहिद के तहत ये चीज़ जो है, अब वो कोई इसमें कोई चीज़ माने नहीं रही ये कहने में कि इसमें इंडिया और इज़राइल का हाथ है। ये टेक्नोलॉजी उधर से आ रही है, ये टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग उधर से आ रही है। बड़ी सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि ये जो बलूचिस्तान है, इसकी तरक्की की तकलीफ़ किसको है? तो इसकी तरक्की की तकलीफ़ जो है, अगर ये सूबा तरक्की करता है, पाकिस्तान तरक्की करता है, और फिर ये कि ये सूबा कनेक्टिविटी बनने जा रहा है, कॉरिडोर बन रहा है चाइना का, सी पैक का जो मेन आउटलेट यहाँ से ही होगा, तो तकलीफ़ इसमें इंडिया को है और उसके बाद इज़राइल को है। तो वही ये सब कुछ करेंगे। अमेरिका को तो है, अमेरिका तो मेन प्लेयर है, और उसके आगे ये वो हैं जो उसके ऑपरेटिव्स हैं, इंडिया और इज़राइल। आपको पता है कि इंडिया जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ जितनी बड़ी वो अमेरिकी बैक्ड जो वो कैंपेन है वो कर रहा है, तो अदरवाइज़ चाइना ने कभी इंडिया को थ्रेट तो नहीं किया, मतलब मिलिटरली के अलावा भी कोई कारोबारी, कोई बिजनेस, कोई माशी लिहाज से भी कोई थ्रेट इंडिया को नहीं है। और चाइना उसके साथ अभी भी उतनी ही तजारत कर रहा है, शायद उससे ज़्यादा कर रहा हो जितनी पहले कर रहा था। तो ये इंडिया फिर क्यों ये हरकतें करता है? तो ये सिंपल है कि वो प्रॉक्सी है अमेरिका की, और इज़राइल की प्रॉक्सी होने का तो कोई मतलब कोई साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चूंकि अमेरिका को तकलीफ़ है हमारी चाइना के करीब जाने की और ये जो कॉरिडोर बनने की, तो उसमें जो उसके ऑपरेटिव्स हैं वो आए हुए हैं, तो ये वहाँ से सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, वहाँ से ट्रेनिंग होके आ रहे हैं ये लोग ट्रेंड, और वहीं से इनको पैसा मिल रहा है, और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जो ड्रग नेटवर्क है वहाँ पे, ज़ाहिर है ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी होती है वाया अफ़गानिस्तान टूवर्ड्स बलूचिस्तान एंड ईरान एंड अदर साइड्स पे, जो ये जो स्मगलर्स होते हैं ये लेके जाते हैं, इनके ड्रग रूट्स हैं। तो ये उनको, ये जो दहशतगर्द हैं ये उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं, और जाहिर है कि ये जो दहशतगर्द ड्रग डीलर हैं इनको रोकती भी पाकिस्तान आर्मी है, और जो फोर्सेस हैं वो उन्होंने रोकना होता है, तो वो इनका एक कॉमन एनिमी बन जाता है। तो ये एक दूसरे को इस तरह से ये वहाँ से ड्रग डीलर जो हैं वो लेके आते हैं, ये सैटेलाइट्स और बाकी जो चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं, और उनको जो मदद फराहम करते हैं, जिनके कहने पे करते हैं, वो इंडिया और इज़राइल हैं, और वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए ये सारा नेटवर्क चला रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जो 31 अगस्त को तलबा तहरीक की बड़ी कैंपेन थी, और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी पोस्टें लगाई जा रही थी कि पता नहीं ये तो कोई बांग्लादेश से भी बड़ा इनकलाब आने जा रहा है। 40 लाख तो थोड़े लोग नहीं होते, कह लेने की बात है, 1 लाख ही बहुत होता है। तो कह रहे थे 40 लाख तलबा आएंगे, और वो अडयाला जेल आएंगे, और अडयाला जेल के बाहर से वो फिर उसके बाद, मतलब 40 लाख आ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये कहने की, बल्कि मैं कहता हूँ 5 लाख आ जाएं और वो किसी को निकालना चाहें और वो चार्ज क्राउड हो और वो जेल से ना निकल सके, ये तो मुमकिन नहीं है, वो तो निकल ही आएगा जेल से। तो क्यों ना आए? वो क्या था, क्यों ये हाइप बनाई जा रही थी? तो देखें, पहली बात, इमरान खान का मसला भी वही मसला है जो मुशर्रफ का था। आपका क्या ख्याल है कि मुशर्रफ कोई काका बाका था, कोई आम सा जर्नैल था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अगर मैं ये कहूँ तो जो पिछले जितने जनरल गुजरे हैं उनमें से एक बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार, अप टू डेट, जिसको बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलनी आती थी, और वेल कनेक्टेड जर्नैल था।
तो उसे नहीं पता था। तो वो दुबई में बैठा हुआ मुगालता खा गया था अपने फेसबुक फॉलोअर्स से कि मेरी तो फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं ऐसे पाकिस्तान जाऊंगा, अब एयरपोर्ट उतरूंगा और एक जमे गफीर होगा, समंदर होगा इंसानों का, और वो उसको सर पे उठाएंगे, हाथों पे उठाएंगे, और वो मंडेला बन जाएगा या वो खुमैनी बन जाएगा। आया था ना फिर इसी मुगालते में। तो कौन था वहाँ पे लेने, कौन आया था, कितने लोग आए थे। ऐसी ही मेंटेलिटी है इमरान खान और उनके फॉलोअर्स, और उनको फॉलोअर्स को आगे लीड करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनकी। अच्छा, यूट्यूबर्स के पास तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक और भी उनका इंसेंटिव है, वो डॉलर है। डॉलर में बड़ी ताकत है, हमने देखी है इस पाकिस्तान में। जंगें लड़ी गई डॉलर्स के लिए, तो ये यूट्यूबर क्यों जंग नहीं लड़ेंगे, ये भी जंगें ही लड़ रहे हैं, डॉलर के लिए लड़ रहे हैं, झूठी जंग, फेक। और भाई कहाँ से आने हैं तालिब इल्म। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में 3 ऐसी जमातें हैं जिनके पास नौजवान फॉलोअर्स हैं। नंबर 1 जमात इस्लामी, जमीयत के नाम पे एक उनकी तलबा तंजीम है जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आज भी है। पहले तो बहुत ताकतवर थी, मैं भी उनका मुतासरीन में से हूँ, क्योंकि हम मुखालिफ उनके धड़े में होते थे। तो वो उस वक्त तो बड़ी मुसल्ला और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, और उतनी ऑर्गेनाइज्ड और मुसल्ला और बड़ी हद तक दहशतगर्द जमात तो तंजीम तो कोई थी नहीं पाकिस्तान में। उसके बाद उसके बाद है जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना फजल रहमान, मदारस की फोर्स है उसके पास, बहुत ज़्यादा है। वो एक कॉल देते हैं तो नो डाउट वो कहते हैं ना, मैं धरती को, ज़मीन को सुर्ख कर दूंगा कि इनके पाँव नहीं लग सकेंगे। तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि वो इकट्ठे हो जाएं और धड़ धड़ शुरू कर दें तो ये धरती हिलना शुरू हो जाएगी, इतने लोग हैं उनके पास। और तीसरे नंबर पे ये तहरीक इंसाफ के पास कहा जाता है कि नौजवान और स्टूडेंट्स हैं। अब जमात इस्लामी तो किस्सा पारीना है, उनकी जमीयत भी। हाँ, इकट्ठा हो के वो कहीं पे उन्होंने ये जो गज़ा सेव मार्च और ये करके, भाई आप गज़ा सेव मार्च कर रहे हैं तो अनसेफ कर रहे हैं पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के शहरियों को, और वहाँ पे पुलिस पे आप दावे बोल रहे हैं, और फिर वहाँ बैठे बैठे आपने 2 बंदे भी मरवा लिए। ये कौन सा गज़ा सेव है। ये मुश्ताक अहमद ख़ान के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। ये उस वक्त जब ये नाज़्मे पाकिस्तान हुआ करते थे जमीयत के, तो ये अब किन चक्रों में है भाई। ये स्ट्रीट के ज़रिए अपने आप को मनवाने का ये जमीयत के किस्से गए, ख़त्म, हमने भुगत लिया है, बहुत है। कहाँ है भाई, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, ये इमरान खान के लिए निकले तो हो सकता है कि कुछ मतलब आपको कोई एक हलचल नज़र आएगी। एक दफ़ा ऐसे इन्होंने इमरान खान को ऐसे ऐसे झंझोड़ा भी था, याद होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ये तो फ़िलहाल नहीं है इमरान खान के साथ। वैसे आने में को पता भी नहीं लगता जमात इस्लामी की कौन सी पॉलिसी है, मुस्तकिल पॉलिसी। इधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं, इमरान खान के साथी भी रहे हैं। चलो खैर, लेकिन 31 मार्च तक तो, अगस्त तक तो नहीं थे ना। अब कल को आ जाएं तो मुझे नहीं पता। मौलाना साथ देने को तैयार ही नहीं है, तहरीक इंसाफ का बिल्कुल तैयार नहीं है, इनकार कर दिया उन्होंने कहा हाँ एक पॉइंट पे हो सकता है कि आप और हम पार्लियामेंट में कहीं जहां हमें ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी, हम मुनासिब समझेंगे कि आपका साथ देना है किसी करारदाद पे, कानून साजी पे। उन्होंने क्या साथ देना है तहरीक इंसाफ का, कानून साजी तो हुकूमत ने करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम आपकी किसी करारदाद का साथ देना हुआ तो दे देंगे। तो फिर तलबा कहाँ से आने थे। तीसरी रह गई खुद तहरीक इंसाफ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मैसेज बड़ा, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो ग्रुप है, न्यूज़ ग्रुप है, उन्होंने एक फैक्ट चेक के नाम से अपने नाम के साथ एक फैक्ट चेक आगे लिख के एक बनाया हुआ है, और उसमें कहा जी कि ये वाला जो नोटिफिकेशन था वो भी गलत था, ये नोटिफिकेशन भी गलत था। भाई ये सारे नोटिफिकेशन गलत थे। तो फिर उस दिन यानी कि 31 की रात को अडयाला जेल के बाहर फौज की गाड़ियां क्या कर रही थी, फौज की गाड़ियां क्यों वहां पे घूमी इतनी तादाद में।
तो कोई बात तो थी। ये तो मैं नहीं कह रहा कि लोग आ रहे थे, लोग इसलिए नहीं आए, सारी तैयारी मौजूद थी। फैज़ नेटवर्क ने पूरी तैयारी की हुई थी। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आपको, आप उन नोटिफिकेशन को गलत करार दे दें, देना है तो दे दें, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने तैयारी की हुई थी अफ़गानिस्तान से नौजवानों को यहाँ लाने के लिए। और यहाँ पे मौजूद अफ़गान लोगों को, नौजवानों को, तलबा नहीं है, नौजवान जो काम करते हैं, मुख्तलिफ मजदूरियाँ करते हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उनकी इन्होंने एक बनाया था, एक सेटअप बनाया था कि ये आएंगे और इनको हम करेंगे, और पूरा एक बना हुआ था। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 40 लाख ना हो, 1 लाख हो, इन्होंने ये सारा तैयारी की हुई थी। तो उस पे यही वजह है कि फौज की गाड़ियां वहां घूमती रही हैं। अब उन्हें ये पता था कि इतने लोग नहीं आ रहे, उन्हें ये था कि टोलियों की शक्ल में आगे कोई कहीं कोई ऐसी कोई शरारत ना हो जाए कि जिससे ये उस बात को जो है ही नहीं उन्होंने उसको बना दिया। यानी कि 40 लाख लोग इन्होंने इकट्ठे अपने तरफ से कर दिया और कहा कि इमरान खान आ रहा है बाहर, तो अगर कोई 10-12 लोग एक जगह पे और 20-25 एक पे और 50-60 एक जगह पे आ जाते तो इन्होंने तो उसको 40 लाख बना ही देना था। तो इस वजह से वहाँ तो ये सारी एक कोशिश थी। फैज़ के पकड़े जाने के बाद ये सारी चीज़ें डिसमेंटल हो चुकी हैं, पूरा नेटवर्क डिसमेंटल हो गया, जिसके नतीजे में ये सब कुछ नहीं हो सका। अदरवाइज़ तैयारी थी और वो ज़ाहिर है कि अब नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए कुछ सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं आखिरी बात जो मैंने की थी कि मौलाना फजल रहमान माने हैं कि नहीं माने। देखें, मौलाना फजल रहमान को आम सियासतदान नहीं समझना चाहिए। वो एक घाक सियासतदान है, वो समझदार हैं, उन्हें पता है अपने टारगेट्स उन्होंने सेट किए हुए हैं। ठीक है, इलेक्शन से पहले जिस तरह नवाज शरीफ, अगर इतनी बड़ी नून लीग और नवाज शरीफ से गलतियां हो सकती हैं तो मौलाना से क्यों नहीं हो सकती। तो मौलाना ने भी कुछ लूज़ किया है, कुछ ज़्यादा एतमाद कर लिया, कुछ एतबार कर लिया और थोड़ा सुकून से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की तो वो लूज़ कर गए। सेम वाज विद नून लीग, उसने भी ऐसे किया था, वो भी लूज़ कर गए। जब आप किसी के सहारे पे रहेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन मौलाना सियासत में, टेबल टॉक में और इन चीज़ों में बड़े माहिर हैं और उन्होंने बज़ाहिर इनकार किया है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि इत्तफाक है इस बात पे कि जहाँ कहीं हुकूमत को कानून साजी में या आइनी तरमीम में या किसी मामले में इनकी नंबर ऑफ़ वोट्स की ज़रूरत पड़ी और नवाज शरीफ का मैसेज आएगा, ज़रूरी है ये, नवाज शरीफ का मैसेज आना ज़रूरी है, तो वो साथ देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ का साथ तो नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को तो उन्होंने यही कहा होगा जो लोगों ने बताया, और आसिफ जरदारी को भी वही कहा होगा जो लोगों ने बताया। वो नवाज शरीफ को इनकार नहीं करते। तो इसलिए नवाज शरीफ उसी वक्त कहेंगे जब नवाज शरीफ समझेगा कि ये ज़रूरत है इस वक्त और ये मौलाना और बहुत लाजमी चीज़ है, तो उसमें मौलाना साथ देंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको। मौलाना के को देने के लिए भी उनके पास बहुत कुछ है। मैंने कहा था कि पूरी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट दे सकते हैं, गवर्नर केपी दे सकते हैं, अली अमीन गंडापुर को हटवा सकते हैं, किसी और को ला सकते हैं, रहेगी पीटीआई, क्योंकि फौरी दुश्मन है। ये एक सौदेबाजी भी हो सकती है। ये सौदेबाजी होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि मेरे दुश्मन को हटाओ, कोई और ले आओ बेशक। और दूसरी तरफ वफाक में 2-3-4 वजारतें खाली रखी हुई हैं उन्होंने। कम्युनिकेशन की वजारत है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, वो खाली रखी हुई है। मजहबी अमूर की वजारत है, खाली रखी हुई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, खाली रखा हुआ है। खाली है मतलब एक बंदा रखा हुआ है, उस पर वो किसी वक्त भी हटा देंगे। जहाँ जहाँ ये वजारतें हैं ऑलरेडी, जो मजहबी अमूर वगैरह, वो भी हटा देंगे, वो वक्ती तौर पर दी हुई है। तो देने को भी बहुत कुछ है और मौलाना का देने को भी बहुत दिल कर रहा है। लेकिन थोड़ा जाहिर है अब यकदम तो नहीं होता कि इतना गुस्सा, इतना सब कुछ, इतना बड़ा बयानिया, इतनी उन्होंने बड़ी बात कर दी हो और फिर वो अभी तो वो कह रहे थे मैं आऊँगा नहीं, हिस्सा नहीं बनूँगा, आ गए। फिर उन्होंने अभी ये जो मुबारक अहमद कादियानी के मामले पे उन्होंने पार्लियामेंट को खराज तहसीन पेश किया, उसी पार्लियामेंट को जिसको वो मानते नहीं थे। तो अब आहिस्ता 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 होगा ना जी। उसी पार्लियामेंट में आते भी हैं, इजलासों में बैठते भी हैं, कमेटियों का हिस्सा भी बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मामला चलते रहेंगे, साथ देंगे।
नज़र आएगा साथ दिया है, फिर पीछे हट जाएंगे, नज़र आएगा नहीं दिया है। बस ये एक असूली बात थी, मैंने साथ दे दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि सेटअप यही चलना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये थी 2-3-4 बातें जो मैंने बतानी थी, जिस पे बहुत बढ़ चढ़ के कुछ लोग बातें कर रहे थे। तो बाकी रह गया कैदी नंबर 804, तो जो मर्ज़ी कर लें, फ़िलहाल वही पोजीशन है जो है। बाहर जाने की जो बात है, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ, बाहर जाने की जो है वो कोई एनआरओ नहीं होगा, वो ख्वाहिश है दूसरी तरफ से, लंदन से ये कहा जा रहा है कि उसको बाहर भेज दें। बाहर भेजने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है भेजने वालों के पास। तो ये जहन से निकाल दे, कोई एनआरओ, कोई डील, नथिंग इज़ देयर स्टिल नाउ। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद कुछ हो जाए तो फिर मैं तो ग्रंटर नहीं हूँ। जारी रखेंगे अपडेट।